देखो, refraction through the prism. Obtain the relations between the incidence angle and emergence angle and prism angle as well as deviation angle for the refraction through. या तो फिर अल्टीमेटली हमें ए वाला इक्वेशन प्रूव करना है, जिसमें आपको दूसरे फॉर्म में याद रख सकते हो ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई. प्रिज्म एंगल ए, डेविएशन एंगल डेल्टा, इंसिडेंट एंगल ई, इमर्जेंस एंगल इंसिडेंट एंगल आई एंड इमर्जेंस एंगल ई. बात क्लियर? प्रिज्म कौन सा लेने वाले? इक्विलेटरल, मतलब दैट मीन्स तीनों एंगल भी इक्वल. तो कितना आएगा एक एंगल? 60 का. गुड. तो प्रिज्म एंगल कितना होगा? 60. उसके अलावा कुछ केस हम स्टडी भी नहीं करेंगे और बात भी नहीं करेंगे. जब ये 60 का एंगल होता है तो दिस रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू बेस. गया दिमाग में? हाँ, कोई भी इंसिडेंट एंगल के लिए जब 60 इक्विलेटर ट्राइंगल अगर हमने यूज किया, मतलब इक्विलेटर प्रिज्म हमने यूज किया है, तो दिस रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू बीसी. आया समझ में? आया ना? चलो, उस हिसाब से नॉर्मल चेंज हो जाएगा. डन. चलो, अब बात करेंगे हम आई, मतलब दिस इज इंसिडेंट रे, आई एंगल, फिर ये मेरा कौन सा हो गया? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन एंगल. अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करे तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वही रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे, उसके जैसा एंगल यहाँ पे क्या बनेगा? इंसिडेंट. इसको R1 बोला तो इसको इंसिडेंट इसलिए नहीं बोला वापस, मतलब आई इसलिए नहीं लाया क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ही बना रहा है. तो रिफ्रैक्टेड रे का एक नॉर्मल के साथ R1 तो दूसरे नॉर्मल के साथ, बट वो है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल. बाहर निकलते रे का जो रे होता है उसको बोलता है इमर्जेंट रे, और उसने जो नॉर्मल के साथ बनाया एंगल उसको क्या बोलते हैं? इमर्जेंस एंगल. आया समझ में? दिस इज माई ओरिजिनल डायरेक्शन, देखते जाना अच्छे से, yes or no, and this is my final direction. So this is the change, this amount of angle is changed and this is known as deviation. तो अगर मैं इसको यहां से डेल्टा बताऊं या पीछे इसको एक्सटेंड ऐसे करके यहां पे डेल्टा बताऊं, बोथ आर सेम. तो पूरी फिगर क्लियर हो गई. इन द फिगर क्रॉस सेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म. सो रेक्टेंगुलर, तो ये प्रिज्म ऐसा है, दो ट्राइंगल और फिर ए रेक्टेंगल बना, देखो बना ऐसा, पीछे दूसरा रेक्टेंगल बना. क्लियर? तो रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ प्रिज्म मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज शोन इन द फिगर. अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट इज इंसिडेंट एट द पॉइंट क्यू. क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट करेंगे, कौन से सरफेस पे? ए बी ऑफ द प्रिज्म. एंड अकॉर्डिंग टू द विच लॉ? स्नेल्स लॉ. ओके, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड ट्रेवल्स अलोंग द क्यूआर. क्यूआर ट्रेवल करेगा, आया ना? एक्सपीरियंस डेविएशन एट डेल्टा 1 एट द पॉइंट क्यू. अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन था, ये मेरा आफ्टर वन सरफेस के बाद ये वाला डायरेक्शन है, ये दोनों के बीच का एंगल है, दैट इज डेविएशन एंगल डेल्टा 1. डेविएशन क्या होता है? मेन डायरेक्शन में जो चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? डेविएशन. तो फर्स्ट सरफेस पे चेंज इतना आ रहा है, ये मेरा मेन डायरेक्शन था ओरिजिनल, यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो इतना चेंज आ गया, तो दैट इज डेविएशन एंगल डेल्टा 1. बोलो कोई डाउट? कंफर्म? पक्का? ray QR is incident on the surface AC at point R suffering deviation delta 2 of the refraction emerges in the direction. फिर वापस ये जो QR है वो इंसिडेंट होगा ऑन द सरफेस AC. अब वो जो है वो ऐसा सीधे जा रहा था, लाइक ऐसे जा रहा था, है ना? बट ए निकलने के बाद ऐसा हो गया, तो दिस इज द डेविएशन एंगल डेल्टा 2. आज ध्रुव कहाँ गया? मैटर नहीं आया था. दिस इज डेविएशन एंगल डेल्टा 2. अगर आप क्रॉस बना के देखो दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो ये डेल्टा 2 है तो ए भी क्या होगा? डेल्टा 2 होगा. यस और नो? और आप डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 को मिला दोगे तो डेल्टा आएगा. और जो क्लियरली दिख रहा है आपका एक ऐसा ट्राइंगल बना, दिख रहा हो तो आपको यहाँ पे डेल्टा 1 एंगल आया, यहाँ पे कौन सा एंगल आया? डेल्टा 2. आपने इसको एक्सटेंड किया तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, दैट इज डेल्टा, एंड दैट्स व्हाई दिस डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस. और लॉजिकली भी सेट हो रहा था, पहले डेल्टा 1 जैसा डिविएशन फिर डेल्टा 2, तो टोटल डेविएशन कितना होगा? क्लियर? पक्का? ओके चलो. अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ इट इज रिफर्ड एंड द ट्रैवल्ड अलोंग द पाथ QR, रिफ्रैक्टेड, इट इज रिफ्रैक्टेड एंड ट्रैवल अलोंग द पाथ QR. मैंने कुछ छोड़ बाकी कर दी, सॉरी, मैं यहाँ तक तो समझा चुका था, मैं सोचा वही सेंटेंस वापस क्यों आ रहा है. डेल्टा 2 तक हम समझ गए, बात क्लियर ना?
इफ इंसिडेंट रे PQ is extended in advance to which direction? QE. Emergent ray RS is extended backward meets in the point D. देखो इसको एक्सपांड किया, एक्सटेंड किया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, कौन से पॉइंट पे मिले? M पॉइंट पे। इन लोगों ने क्या लिखा? क्यों ऐसा किया? पागल हो गया क्या? APE बोल सकते हैं, ये RS को एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम D बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? D। अभी D लेके चलते हैं, बाकी लिखा तो उन्होंने MN है, बट बाद में बात की बात बाद में। ओके, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑन द सरफेस विद द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। PQ, यहाँ पे K होगा, ये KN मेरा क्या हो गया? नॉर्मल, यहाँ पे K होगा, तो PQK क्या हो गया? आई एंगल हो गया, आई है ना? ओके, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड एट द पॉइंट ऑन अ सरफेस विद द नॉर्मल कॉल्ड, एक तो RQL है, तो दिस इज RQL। यहाँ पे A वाला पॉइंट कौन सा आना चाहिए? L, तो RQL हुआ। तो दूसरा क्या है? KL एक मेरा हो गया, दूसरा क्या है? QRL, तो दिस इज QRL हो गया R2। दो रिफ्रैक्टेड एंगल बता दिए। इन शॉर्ट मैंने क्या बोला है? रे ऑप्टिक्स में फिगर आता है, बात खत्म। आधा थ्योरी तो फिगर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर ना? चलो, इमर्जेंट एंगल, एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द नॉर्मल सरफेस इज कॉल्ड इमर्जेंस एंगल। तो कौन सा है? TRS। वेर इज T? यहाँ पे होना चाहिए ना TRS। ये हो गया इमर्जेंस एंगल E, तो दिस इज द इमर्जेंस एंगल E। ओके, एन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, तो यहाँ पे E आएगा, E इस पॉइंट पे D आएगा और इस पॉइंट पे S, तो EDS दैट विल बी डेल्टा। जिस तरह से आप नाम दोगे, एप्सिलॉन कर दिए, लेकिन जिस तरह से आप नाम दोगे उस तरह से आपको लिखना है। इन शॉर्ट इसमें कोई ज़्यादा आगे पीछे की थ्योरी नहीं है। वो तो ठीक है, एक बार आप लिखोगे, लिखना ही है वैसे, लेकिन नहीं लिखोगे तो भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। बट मेन चीज़ ये है जो अब हम पढ़ रहे हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर कौन सा रेडी हुआ? AQLR क्वाड्रिलेटर रेडी हुआ कि नहीं? यस और नो? चलो, ये दो नॉर्मल है तो यहाँ पे 90 का एंगल आ गया, ये दो नॉर्मल है तो यहाँ पे 90 का एंगल आ गया, तो 90 90 360 में से 180 निकल गया। मतलब कि सामने वाले A एंड L एंगल का समेशन कितना होना चाहिए? हाँ, 60 है, बट A एंड QLR टोटल कितना होना चाहिए? 180। अभी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है टू शो द पैरेलल लाइन, बट हम वैल्यू नहीं रखने वाले, 1:60 नहीं रखने वाले। समझ में आया? A को क्या रखने वाले? अभी यही प्रिज्म एंगल रखने वाले, जनरल केस बनाने के लिए, क्योंकि कल मानो कि 60 ना हो तो वो समझने के लिए। आया समझ में? चलो, तो A प्लस QLR कितना हो गया? नाउ इन द ट्राइंगल QLR, अगर आप QLR ट्राइंगल की बात करते हो तो ये रहा ए एंगल Q जो कितना है, ए एंगल R जो कितना है, और ए QLR तो है ही है। तीनों का समेशन कितना होगा? अगेन 180। कितना होगा? ट्राइंगल है तो 180 होगा कि नहीं? R1 R2 QLR 180, ये दोनों में 180 180 है, तो दोनों अपोजिट साइड क्या हो गए? सेम हुआ। दिस और दिस सेम हो गया कि नहीं? QLR। तो सबसे पहले हमने प्रूव किया एंगल ए को एंगल ए भी लिख सकते हो और सिंपली ए भी लिख सकते हो। तो एक इक्वेशन आपको याद रखना है, A = R1 + R2। ओके, फॉर द जियोमेट्री ऑफ द फिगर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एक्सटीरियर एंगल DQR, देन EDS = कुछ लोचा है क्योंकि यहाँ पे DQR + DRQ आना चाहिए। ये रहा DQR और DRQ, ये दोनों को मिलाएंगे ना, तब मैंने बोला था एक्सटीरियर एंगल बनेगा EDS, है ना? तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ये गलत है, यहाँ पे सही है कि फिगर एंगल डेल्टा डेविएशन, मतलब सॉरी डेविएशन एंगल डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल DQR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? DQR ट्राइंगल के लिए। ओके, एंड दैट फॉर EDS = क्या है? मैंने जो बाजू में फिगर ड्रॉ करके आपको बताया था,
ये रहा, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और ऐसे S जा रहा है। तो EDS एंगल कौन सा है? डेल्टा। तो सामने वाले दो एंगल DQR DRQ दोनों का समेशन जो ऑलरेडी डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है। आया समझ में? तो एक इक्वेशन हमने प्रूव किया R1 प्लस, दूसरा इक्वेशन हमारा निकल के आया डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। बात क्लियर? आया ना? ओके। अब मैं सबसे पहले वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने जो पहली सरफेस ड्रॉ की वो कौन सी है? AB। मैं उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जो कौन सा है ना? और ए जो मैं है एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूं जो एंगल कितना बना रहा है? I। वो ऐसे ही सीधा 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 जाता। हाँ ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओह ओके, ए आई होता बट ए ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन गया? ए वाला। ए वाला नॉर्मल है ना के एन, उसके साथ रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा बना? R1 बना ए वाला। तो दिस मच इज डेविएशन। आया ना? अब ये मेरा सीधा रे जा रहा था, दिख रहा है, और ए भी मेरा ऐसा सीधा रे जा रहा था, तो ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। आई और ए वाले में दो एंगल आ जाते, डेल्टा 1 एंड देयरफॉर I equals to delta 1 plus from that delta 1 equals to, क्लियर हुआ? कंफर्म? ध्यान दिया? कहाँ बातते रहते हो भाई, थोड़ा का ब्रेक लगाओ, अंदर तो ध्यान दो। हाँ बोलो क्लियर? बराबर। अब एसी सरफेस के लिए बात कर रहा हूं। कौन से सरफेस के लिए? एसी सरफेस के लिए बात करता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास एसी सरफेस है, ये वाली। आइए एसी सरफेस, यस और नो? और उसको एक परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर। आया समझ में? फिर उसमें एक इंसिडेंट रे है, मेरा इंसिडेंट रे आया, बराबर, जो अगर आगे जाता तो ऐसे कहीं जाता। आया ना? ओके। तो ए मेरा जो एंगल है वो कौन सा है? R2। तो सिमिलर है ग्रीन कलर की लाइन और ये पिंक कलर की लाइन, ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? R2। बट आपको पता है कि ए रे ऐसे पिंक कलर की लाइन में जाने वाला, लेकिन बाहर निकलते कौन सी लाइन बन गई? ब्लैक कलर। तो इतना उसका क्या हुआ? डेल्टा 2 डेविएशन। उसी को हमने यहाँ पे डाला था क्रॉस बना के। सेकंड सरफेस पे जो डेविएशन है डेल्टा 2। इसका मतलब अगर ए R2 है तो ए R2 इधर चला गया, R2 प्लस डेल्टा 2 करते हो तो क्या मिलता है? E मिलता है। मतलब E इक्वल्स टू, एंड हेंस डेल्टा 2 इक्वल्स टू। एनी डाउट? कंफर्म? पक्का? बोलो कोई डाउट है? डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसा इक्वेशन बनाया था। तो डेल्टा का डेल्टा 1 की जगह पे, डेल्टा 2 की जगह पे आई प्लस सी साथ में ले ले, माइनस कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 कितना होगा? ए। तो माइनस ए उधर जाएगा। हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इक्वेशन प्रूव करना आता है, न्यूमेरिकल्स भी इस पे से आएंगे, याद रखेंगे। क्लियर? आया ना? न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिगर नहीं आती है, फिगर याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स में हम एनी हाउ ड्रॉ करेंगे। क्लियर ना? बोलो कोई डाउट? दिस इक्वेशन गिव द रिलेशंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो इस चार में से डेविएशन एंगल कौन सा है? डेल्टा। कौन सा है? डेल्टा। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये चारों के बीच का रिलेशन है। भले हमने इसको इक्विलेटरल के लिए अप्लाई किया, but it will be applicable to any prism. Okay? From the above equation we say that angle of deviation depends on, क्योंकि प्रिज्म के लिए a फिक्स हो जाएगा। ओके तो ये डेविएशन जो है वो इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा। आई चेंज तो उसके अकॉर्डिंगली डेविएशन भी चेंज हो जाएगा, और सामने ई भी सेटअप होगा। ओके, एक्सप्लेन मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर द प्रिज्म बाय द ग्राफ ऑफ डेविएशन एंगल वर्सेस इंसिडेंट एंगल। ओके तो हम क्या करेंगे? इंसिडेंट एंगल और साथ में क्या करेंगे?
डेविएशन, यू कैन चेंज इंसिडेंट एंगल, दिस इज इन योर हैंड। इंसिडेंट, लाइट कैसे इंसिडेंट करना है वो आपके हाथ में है, तो इंसिडेंट एंगल्स इज इन योर हैंड। जो आपके हाथ में क्वांटिटी होती है दैट शुड बी रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, उसके अकॉर्डिंगली जो चेंज होगा दैट शुड बी रिप्रेजेंट ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हुआ? अब हम धीरे धीरे जैसे आई बढ़ाते जाएंगे वैसे पहले डेविएशन क्या होगा? कम। क्या होगा? कम। एक वैल्यू ऐसा मिलेगा कि सबसे कम डेविएशन मिलेगा, एंड देन अगर हम अगेन आई बढ़ाएंगे तो वो वापस बढ़ता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है जहां पे डेविएशन सबसे मिनिमम मिला वो वैल्यू ऐसा है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन है आई प्लस ई इक्वल्स टू डेल्टा। अब इसमें एक बात तो फिक्स है कि चलो ए 60 है, ओके, डेल्टा मान लो कि वो भी 60 मानते जाते, तो कितना हुआ? 120। तो ये मान लो कि 30 प्लस कितना है? 90 है। ओके, अब सिंपल सा इसको मैंने 40 कर दिया, तो ये तो 60 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 60। हाँ, समझ में आया ना? अब मानो कि जब मैंने इसको 40 किया तो ए हो गया आपका 80। क्या हो गया? 80 रहने देते, इसको 70 कर लेते, तो ए कितना हो जाएगा? 50। मतलब कि मैंने जब इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो ए क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम। अब ये दोनों केस में मैं ऐसा करता हूं कि मैं अब 90 प्लस 30 कर दूं, मतलब आई कितना हो गया? ए कितना हो गया? दैट इज ए 60 प्लस 60 रहेगा, ए तो 60 है, तो ए और डेल्टा में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने किसको चेंज कर दिया? आई और आई और ई। इसका मतलब ऐसा था कि अगर ए प्रिज्म है, यहाँ से रे इंसिडेंट करता है, वो रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है, इमरजेंस में ऐसा निकल रहा है, तो यहाँ से इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे निकल गया। इसका मतलब ऐसा कि यहाँ से इंसिडेंट करता, ऐसे रिफ्रैक्ट होता, ऐसे निकल जाता, तो जो एंगल आई था वो ई बन गया, ई था वो। आया समझ में? तो इस तरह से आई की पेयर आएगी फॉर द गिवन डेविएशन एंड फॉर द गिवन प्रिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल ये बताया मैंने, गिवन प्रिज्म 60-60, गिवन डेविएशन भी मैंने कितना लिया, तो 30 आई था तो ई क्या बन गया, और 90 आई था, तो डेल्टा मिनिमम उस केस में तब मिलेगा जब आई एन ई सेम होगा। आई एन ई क्या होगा? सेम होगा। अभी मैंने वैल्यू इस तरह से लिए थे, ए बी 60-60 आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको 180 कर देता हूं, क्या कर देता हूं, तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 70-70। तो समझ लो कि फॉर द इक्विलेटरल प्रिज्म 80 इज द मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल। अगर आप यहां से आई चेंज करोगे, ई चेंज करोगे, तो डेल्टा भी बढ़ने लगेगा, कम नहीं होगा। तो आई एंड ई की एक पेयर है। इन शॉर्ट, आई इंसिडेंट एंगल होता है तो ई इमरजेंस एंगल, वही वैल्यू अगर इंसिडेंट एंगल बन चली जाती है तो वो इमरजेंस में चली जाएगी। बट एक ऐसा मिनिमम डेविएशन जहां पे आई एंड ई दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद वो डेविएशन जो है वो मिनिमम नहीं हो सकता। सो दिस इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। तो ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज शोन इन द figure. From the graph it is clear that value of the angle of deviation become minimum for only particular value of angle of incident. Okay, जैसे कि अगर फिगर में देखो आप तो ऑलमोस्ट 40 और हाँ वो तो जस्ट मैंने लिया था, बाकी 90 नहीं हो सकता है, तो सही है, फिर तो सीधा निकल जाएगा। वो तो जस्ट मैंने ऐसे वैल्यू सेट करने के लिए लिया था। ओके, बात कर रहे हैं आगे। From the graph, it is clear that value of the angle of deviation become minimum for only particular value of angle of incident. And also we see that the value of two angles of incident and deviation is, as we can see that for the two values of the angle of deviation is same. जैसे कि देखो, ये रहा डेविएशन कितना है? 50। यहाँ पे जाएंगे तो वो 40 से कम एंगल पे भी मिल रहा है और यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब कि अगर ये 40 से कम 38 मान ले और ये 70 मान ले, तो अगर आपका 38 इंसिडेंट एंगल है तो 70 क्या होगा? इमरजेंस। और अगर आपका 70 इंसिडेंट है तो 38 इमरजेंस हो जाएगा। आया समझ में? फॉर द सिंगल वैल्यू ऑफ डेविएशन देयर इज अ टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
It has experimentally established that any given prism ray for which angle of incident and angle of emergence are, जब दोनों सेम हो जाएगा तो उस वक्त जो डेविएशन का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज मिनिमम फॉर दैट रे। वो पर्टिकुलर रे के लिए पर्टिकुलर प्रिज्म में ऐसी सिचुएशन की जहां पे आई एंड ई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो मिनिमम डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन होगा? मिनिमम। एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द गिवन प्रिज्म फॉर इंसिडेंट ऑफ विच लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए लेना है ताकि डिस्पर्सन ना हो जाए, लाइट फैल ना जाए, सर्वल कलर्स का कॉम्बिनेशन ना मिले। बाकी 10th में पढ़ा था रेनबो का जनरेटेड वाइट लाइट इंसिडेंट करते तो आया समझ में। तो I प्लस ई इक्वल्स टू, तो I प्लस आई इक्वल्स टू, जब मैंने डेविएशन को मिनिमम डेविएशन ले लिया तो मेरा ई भी क्या बन गया, तो 2I इक्वल्स टू एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू। क्लियर है? आ गया सब? आया ना? अब अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, देखो इस फिगर में बहुत बढ़िया दिया है, ऊपर वाले से अच्छा ही है। ऊपर में थोड़ा ब्लर हो गया था या कलर वगैरह किया था, कंप्लीट नहीं दिख रहा था। सब कुछ मस्त तरीके से सजा के दिया है, जितनी चीजें जरूरी है ना। हमने नहीं थी तो किया था, याद आया? R2 डेल्टा 2 ई, यहाँ पे भी डेल्टा 1 R1 और ये वाला I, बराबर। चलो कोई बात। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे तो N1 साइन I इक्वल्स टू, ये मिनिमम डेविएशन से हम प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू ई ले लेते हैं मिनिमम डेविएशन वाला। तो साइन I की जगह पे क्या पुट किया, ई पुट किया, नहीं माय मिस्टेक, सॉरी फॉर द मीनवाइल। पहले हमने कौन सा सरफेस के लिए लगाया रूल, AB। तो AB में I जो है वो कौन से मीडियम में, N1, तो N1 साइन आएगा, और R1 जो है वो कौन से मीडियम में, तो N2 साइन R1 आएगा। गॉट इट? फिर AC के लिए लगाएंगे, इसके लिए लगाएंगे AC। तो AC में R2 मेरा इंसिडेंट है, वो कौन से मीडियम में, तो N2 साइन R2 आ गया, और E मेरा बाहर है नॉर्मल के साथ N1 मीडियम में, तो N1 साइन E हो गया। अगर हम ये दोनों को क्या करें, कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, बराबर। तो क्या होगा, जब I इक्वल्स टू क्या है, मान लो कि E है, कंपेयर कर रहे हैं, बट कैसे करें, क्योंकि सब तो अलग अलग है। तो हमने कंडीशन लगाया I इक्वल्स टू E, I इक्वल्स टू E, बराबर। इसका मतलब अगर I इक्वल्स टू E है तो साइन I इक्वल्स टू, इसका मतलब N1 साइन I इक्वल्स टू N1 साइन E, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, तो आ गया राइट साइड N2 साइन R1 इक्वल्स टू N2 साइन R1 इक्वल्स टू, hence it is proved R1 equals to। आया समझ में? तो एक्चुअली में दैट इज माय मिस्टेक, उसने मुझे रोका भी था पर मैंने जाने दिया। प्रिज्म एंगल 60 हो तो मैंने बोला था पैरेलल रे बनेगा, बोला था नहीं, और उसने सही बोला था, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बट I इक्वल्स टू E हो ना, तब पैरेलल रे बनेगा। तब कौन सा रे बन जाएगा, पैरेलल रे। बात समझ में आया? 60 पे डिपेंड रहेगा नहीं। ओके, मान लो कि ये दोनों सेम है तो हमने क्या सपोज कर लिया, तो ऐसे केस में R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मूला था, तो R प्लस R इक्वल्स टू ए, R प्लस R 2R, R प्लस R क्या है 2R, 2R इक्वल्स टू ए, तो R इक्वल्स टू। बात क्लियर, कंफर्म? वापस इक्वेशन थर्ड में आते हैं जिसमें हमने साइन I और साइन R1 लिया था, याद आया? तो N1 साइन I, N2 साइन R1 को अब क्या बोल सकते हैं, R बोल के a/2 लिख सकते हैं, यस और नो। अगर N1 एयर है तो सिर्फ 1 हो जाएगा, साइन I बाकी बचा, तो I की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलिए कौन सा है, बराबर, क्योंकि हमने I इक्वल्स टू E कंडीशन के लिए बातें की है, मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए बातें की है। बात क्लियर ना? तो अगर मुझे N2 अपन N1 करना है तो साइन a/2 नीचे आएगा, N1 1 ले ले, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म, उसको N ले ले, तो N का एक फॉर्मूला आ गया कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म बना के जिस मटेरियल का आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, या कोई किसी प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम वो प्रिज्म को लेके मिनिमम डेविएशन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और मिनिमम डेविएशन एंगल फाइंड करके लाएंगे,
प्रिज्म का एंगल तो मेजर कर ही सकते हैं, ये पता होता है, बाकी तो क्या करना है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है, एन पता चल जाएगा। या तो फिर उल्टा, अगर किसी प्रिज्म का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप उसके लिए मिनिमम डेविएशन क्या होगा वो पता लगा सकते हो। क्लियर? दिस इक्वेशन shows that for a given prism value of delta m depends on angle of prism and refractive, देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एन ए, तो डेल्टा एम इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, दोनों पे प्रिज्म, दोनों पे डिपेंड्स है। आया समझ में? एज वेल एज यहाँ पे एन अकेला इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने n2 अपन n1 में n1 क्या रख दिया, 1 रख दिया, इसीलिए वापस और एक चीज भी है, देखो मीडियम इन विच प्रिज्म इज कैप। तो एमसीक्यू में कंपलसरी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। डेल्टा इज मिनिमम इफ रे क्यू आर पासिंग थ्रू द प्रिज्म ट्रैवल्स। अब समझ में आया, वो 60 वाला मेरा गलत कॉन्सेप्ट था। जब वो पैरेलल टू बीसी बन जाएगा तभी डेल्टा मिनिमम मिलेगा, और इसका मतलब आई इक्वल क्या होने वाला है, ई। आया समझ में? बोलो कोई डाउट नहीं है ना? अब ये डीएम जो है वो मिनिमम डेविएशन है, जिसको हम डेल्टा एम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब हमें एक थिन प्रिज्म के लिए क्या करना है, डिराइव करना है। तो थिन प्रिज्म मतलब स्मॉल प्रिज्म एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तो आपको पता ही है, एन। एक्चुअली में हम इसको मोर स्पेसिफिकली याद रखें तो ये n2 अपन n1 है, दैट मीन्स ये n21 है। वैसे हमें n21 की ही जरूरत है। ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2, ए एंड डेल्टा एम कैप स्मॉल, तो आपको पता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, साइन थीटा अगेन अप्रोक्सीमेटली थीटा, पता है ना? तो साइन छूट जाएगा, यही थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहाँ से साइन निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू दिखेगी। तो 2 क्या हो गया, कट हो गया। हम पहले से इसको क्या लेके जाएंगे, n21 लेके जाएंगे। आया समझ में? n21, ए प्लस डेल्टा एम ऊपर बचा, ए नीचे बाकी बचा, ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, आया ना? बट मल्टीप्लीकेशन में ना भी ले जाए तो मस्त हो जाएगा, यहाँ से ही सीधा n21 इक्वल्स टू ए बाय प्लस, तो डेल्टा एम बाय ए मुझे फाइंड करना है, तो ए बाय ए उधर चला जाएगा, तो n21 माइनस, ओके, फिर ए जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। Likewise, delta m is depend on refractive index and prism angle of prism. Not only refractive index, आप refractive index में खास ध्यान रखना relative refractive index n21, मतलब refractive index of both medium. You can add this thing. Refractive index of, कोई doubt? Confirm? HOTS निकाल देते हैं। अब मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का, पूरा जो भी बाकी है वो क्या बाकी है, थ्योरी। तो देखो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, 10th का थ्योरी। इट हैज बीन नोन फॉर लॉन्ग टाइम दैट व्हेन द नैरो बीम ऑफ द सनलाइट यूजुअली कॉल्ड व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म, द इमर्जेंट लाइट इज सीन कंसिस्टिंग ऑफ several colors, और उसमें 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन आता है वीव क्यू। एक्चुअली द कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ दिस कलर बट ब्रॉडली डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर्स अपीयर्स इन द सीक्वेंस। कौन सी है? violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and which is known as wave cure. Real light bend at least while violet lights, देखो this is my original direction, okay, नीचे से wave cure आता है, तो रेड कम और वायोलेट, तो यहाँ पे देख लीजिए, रेड लाइट्स बेंड, वायोलेट मोस्ट, okay. The phenomenon of splitting of light into its component of color, that is known as the pattern of color components of light is called, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आया समझ में? बोलो को डाउट नहीं? व्हाइट कलर में 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, तो इस 7 को कंपोनेंट ऑफ व्हाइट कलर बोलेंगे। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट कलर। सुन, ये कंपोनेंट्स मिक्स हो गए तो व्हाइट कलर बनेगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हारे स्टडी के कंपोनेंट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब समझ में आया? स्टडी तब कंप्लीट होगी जब कंपोनेंट कंप्लीट होगी। तो जैसे वो कलर्स तब बनेगा, जब व्हाइट कलर तब बनेगा जब कंपोनेंट्स ऐड हो गए। क्लियर हुआ ना? आया ना? चलो, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट
colors, each color associated with the wavelength of the lights in a visible spectrum. Red light with the long wavelength, नीचे से ऊपर जाते wavelength बढ़ जाती है, याद रखना है. ओके. Violet with the short dispersion, वो तो याद है ना रेंज, तो वो रेंज आ गया 400 से लेके 700. अब 8 चैप्टर में 750 भी है ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है. Dispersion take place because of refractive index of medium for different wavelength is different. And for example, bending of red component of white light is least, while the जिसकी वेवलेंथ कम उसका कंपोनेंट ज्यादा क्या बोलते हैं बेंड होगा. ओके, तो ब्लू की सबसे कम वेवलेंथ थी तो वो सबसे ज्यादा बेंड होगा. आया समझ में? इक्विवेलेंटली रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द इन अ ग्लास प्रिज्म. ओके, जो कम बेंड होता है वो ज्यादा फास्ट मूव करता है, और जो ज्यादा बेंड होता है उसको ज्यादा टाइम लगता है, मतलब कम स्पीड पे वो मूव करता है ग्लास के अंदर. टेबल टेबल में आपको बताया भी गया है कि वेवलेंथ क्या रहेगी. ओके, और स्पीड भी क्या रहेगी, स्पीड भी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ क्राउन ग्लास एंड पेन ग्लास. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, नॉट स्पीड नहीं है. एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, एन की वैल्यू है, बट हम याद रखने वाले नहीं है. क्रोमेटिक एब्रेशंस क्या होता है? तो आपने कभी प्लास्टिक ग्लास से किसी चीज को देखने का ट्राई किया हो, तो देख रहे होते हो तो बीच में छोटे 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 सर्कल्स कलर वाले बन जाते हैं. दैट इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रेशन. क्या बोलते हैं उसको? इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां पे थोड़े थोड़े कलर्स के राउंड दिखेंगे. माइक्रोस्कोप यूज किया है, कभी ऐसा हुआ है? इमेज छोटी कर रहे हो और बीच में ऐसे डॉट 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 कलरिंग आ सकते हैं. तो वो इसलिए बिकॉज जब लाइट पास हो रही थी तो वो डिस्पर्स हो गई. बात समझ में आया? So thick lens could assume to be made of many prisms, and therefore thick lenses show chromatic aberration due to the dispersion of light. आप कभी कभी ग्लास पहनते हो ना, मतलब गोगल्स, तो भी उसमें भी ऐसा होता है. जब बैड क्वालिटी के होते हैं तो ऐसे ही चिपका दिया होता है लेंसेज को, ग्लासेस को. प्लास्टिक के होते हैं, खास करके स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तब आपको देखने से पहले थोड़े थोड़े सर्कल दिखेंगे कलरिंग. वो इसलिए हो गया क्योंकि जब उसमें से लाइट पास हो रहा था तो क्या हो गया? डिस्पर्शन. Bending of red component of white light is least while the most for the violet, and this phenomenon is known as error of. वो एक्चुअली में रिमूव होना चाहिए, क्योंकि लेंस के थ्रू अगर हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऐसे सर्कल नहीं दिखने चाहिए, ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर दिखनी चाहिए. आया समझ में? एंड दैट्स व्हाई इट इज अ एरर. डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? द वेरिएशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद द वेवलेंथ मे मोर प्रोनाउंस्ड इन सम मीडिया देन द अदर. इन अ वैक्यूम ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ द लाइट इज all electromagnetic wave travel with the same speed. चाहे वो गामा हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रावायोलेट हो, चाहे वो विजिबल लाइट हो, सबकी स्पीड कितनी है वैक्यूम में? कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम इज अ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. वहां पे कोई डिस्पर्शन होता तो क्या होता? आपको कोई व्हाइट कलर की लाइट नहीं मिलती, सारे कलर की लाइट आती. अर्थ के किसी रीजन में ब्लू कलर होता, जस्ट थिंक इट. आते आते वो फैल जाती कि नहीं फैल जाती? या तो फिर अर्थ पे कोई एक ही कलर की लाइट आती. ऐसा भी होता ना, अर्थ के बाहर फैलती, बराबर. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, बिकॉज वैक्यूम में सारे कलर्स की लाइट सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम. दिस इज ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट सनलाइट रीचेस अस विद इन द फॉर्म ऑफ. वो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट के फॉर्म में ही आ रही है ना. वो तो ड्राइंग है जिसमें आपको टीचर्स बोलते हैं येलो कलर की लाइट होती है सन. बाकी हमें समझना है वो कौन सा कलर की लाइट है, नॉट एट्स इट्स कंपोनेंट. वो कभी भी कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं आती है, इसलिए लिखा है ड्राइंग वाले टीचर के लिए, है ना. फिर आप मेरे पे उंगली उठाओगे, सर मैंने येलो कलर की लगाई थी लाइट, वो कंपोनेंट के फॉर्म में कभी नहीं आती, व्हाइट कलर के फॉर्म में आती है. ऑन द अदर हैंड ग्लास इज अ डिस्पर्सिव, क्योंकि वो लाइट को क्या कर लेता है? डिस्पर्स, फैला देता है. उसमें अलग अलग कलर की स्पीड भी डिफरेंट रहती है. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, नेचुरल फिनोमिनन अकर्ड ड्यू टू the interplay of the light with the things around us give rise to several beautiful phenomena. Number 1, spectacles of the colors that we see around us all of the time is possible only due to the sunlight. Blue of sky, white clouds, red hue at the sunrise and rainbow formation, brilliant colors of some pulse,
cells and wings of the birds are just few natural wonders we are used to। वो सब लाइट की वजह से है। तो कुछ चीजें हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।